हाँ जी अंशुल जी। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, जो क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा है? आप गेस कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन है वो? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नहीं। कि इंजीनियरिंग के बाद बैंक क्यों? इसके आपको दो आंसर ओके। देने हैं, एक आंसर देना है इंटरव्यू वाला और एक असली वाला। दोनों आंसर देने हैं। असली वाला तो ये है कि इंजीनियरिंग के बाद रियलिटी में इंजीनियरिंग में उतनी जॉब्स शायद अभी एक्सपोजर नहीं है, जो कि क्योंकि सारे लोग गेल और वेल में ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट की वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे। तो जो रियलिटी है अपने यहाँ पे इंडिया में कि बैंकिंग में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आती हैं, तो वहाँ पे एक फिजिबल आपका सिलेक्शन होना, फिजिबिलिटी आपकी बनती है इस वजह से। बाकी और इंटरव्यू में जो जवाब है कि हाँ, मैं हमेशा से ही बचपन से ही बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहा था, तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने सीधा एग्जाम अप्लाई कर दिया बैंकिंग में ही। हम्म। हम्म। ठीक है, तो आप यूपी से हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ पहले हमारी ऑडियंस को कि क्या जर्नी रही, क्या स्टोरी रही, बैंक से पहले क्या कैसे करा? बेसिकली मैं यूपी के एक छोटे से औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो पूरा इटावा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। और तो बेसिक मैंने पूरा मैथ से 12th कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर 1 ईयर एक मैं कोटा गया था, तो जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो जेई में शायद उतना नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक ट्रिपल एम यूटी में एक उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है। हम्म। तो उससे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, वहां से मैंने बीटेक कंप्लीट करी। और तो वहाँ पे मैंने गेट का भी एग्जाम दिया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को नहीं लगा कि इंजीनियरिंग में उतना मुझे स्कोप लग रहा है इतना ज्यादा। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक ऑफ कैंपस सोलर में ट्राई किया था, जो कि एक चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, लेस्को टेक्नोलॉजीज। तो वहाँ पे फिर मैंने कुछ लगभग अराउंड 6 मंथ काम किया, जिसमें मैं ऑन जी फील्ड का भी वर्क था, जिसमें वहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट साइट पे भेजा जाता था। तो मेजरली मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि प्राइवेट में लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और उतना वो आपको रिन्यूमरेशन भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एंड देन उस टाइम तक मैं आफ्टर कोविड में पास आउट हुआ था बीटेक से। देन कोविड सेकेंड वेव में ही फिर मैंने वो अपनी जॉब छोड़ दी। एंड उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया, और मैंने फिर सेल्फ स्टडी करी। लगभग अराउंड 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन के बाद मेरे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और ये सारे प्री एग्जाम मेरे बैंकिंग सेक्टर के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होने लग गए थे। एंड देन उसके बाद मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ। नाउ राइट नाउ अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ पोस्टेड हूँ। वेरी गुड अंशुल। तो जो भी लोग हमें से कनेक्ट हैं अभी इस समय वीडियो में, वो लोग देख रहे होंगे इंटरव्यू, तो उन्हें भी आई होप मोटिवेशन मिल रहा होगा कि वो भी कर सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। क्योंकि बिल्कुल। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो आप जैसे ही होते हैं, मतलब हम सब एक नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं एंड फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम्म। इंस्पायरिंग रहेगा ये ऑडियंस के लिए। इसके अलावा बिल्कुल। जो आपकी प्रिपरेशन उसके बाद आपने जर्नी शुरू करी, उसमें क्या आपको हर्डल्स आए, क्या चैलेंजेस आए, कुछ मुश्किलें आई, उनको कैसे ओवरकम करा? एक्चुअली बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बहुत सारे आपके एनालिटिकल स्किल्स इतना आप फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होते हैं, तो उतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं थी। अगर आप मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँ तो हम्म। काफ़ी क्वांट्स रीजनिंग और ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले एक बैंकिंग का एक बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है बैंकिंग एग्जाम्स की। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उसमें एकदम वास्ट सिलेबस नहीं है, यूपीएससी टाइप सिलेबस नहीं होता है कि हाँ आपको शुरू कर रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा है। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ ये है तो है। बैंकिंग एग्जाम्स की। एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, और एक प्रीवियस ईयर पीवाई क्यू आप लोग देख लें, उसमें आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डेविएशन होता है क्वेश्चंस में, कि बहुत कुछ एकदम बहुत नया आ रहा है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता है हर ईयर, पर वो उतना मायने नहीं रखता है आपके क्वालिफिकेशन में कि आप उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओ। तो मेनली तैयारी के टाइम पे जो भी एक लिमिटेड सिलेबस सबसे पहले वो मैंने कंप्लीट किया। सबसे पहले मैंने जो भी टॉपिक्स थे क्वांट में और रीजनिंग में, जो भी नई नई चीजें थी जो भी, और इंग्लिश तो मोस्टली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मेजरली क्वांट और रीजनिंग का जो भी क्वांट पहले और सिलेबस रीजनिंग में कंप्लीट ज़्यादा हुआ। इशू रहता है, जी जी इंग्लिश में तो उतना जी इशू नहीं आता है। हाँ।
क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हाँ उसके लिए सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके सीधा फिर मॉक पे आना होता है। बहुत बार क्या होता है, साथ में मेरे साथ भी कॉलीग्स तैयारी करते थे, तो वो सिलेबस ही कंप्लीट करते थे, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, तो बहुत जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट करके सीधा मॉक पे आपको मैदान में उतर के प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। बैंकिंग एग्जाम का टाइम बेस्ड एक एग्जाम है, जिसमें आपको बस मेनली जो जिसने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली वो जीत जाता है। इसमें आपको ये नहीं देखना होता कि आप कोई कोई एक सब्जेक्ट में कोई डीआई बना रहा है तो डीआई बिल्कुल बना लेते हैं। तो मेजरली हम लोगों को उतने 100 में से उतना नंबर लाने होते हैं ताकि हम लोगों की कट ऑफ क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीज आपकी मॉक देने से ही आती है। ये तो है। हम्म। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है ना। अब मॉक बिल्कुल टेस्ट में भी बिल्कुल। आ जाओ, मॉक टेस्ट में भी दिक्कत क्या आती है लोगों को कि यार मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं। कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि मॉक में कम आ रहे हो स्कोर बहुत कभी? होता है। इनिशियली तो स्कोर कम ही आते हैं, और फिर डिपेंड करता है। कोई मॉक टेस्ट भी हम लोग देते हैं, अगर किसी में आपके ओरिएंटेशन थोड़ा सा सिंपल सवाल आ गए तो उसमें मॉक में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। जैसे ही अगर थोड़ा सा कुछ हार्ड हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा उसका लेवल हाई रहता है तो हम लोग के नंबर खराब आ जाते हैं। तो वो उससे हम लोग को अपना एक इनिशियल लेवल पे अपनी तैयारी पता लग जाती है मेनली मॉक से। तो अगर आप नंबर नहीं आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट में चूक कर रहे हो। तो इसलिए मॉक देने के बाद सीधा आपको कंसेप्चुअल आपको रिवीजन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आप मॉक देके हम लोग को पता लग जाता है कि हम लोग का कौन सा कंसेप्ट वीक है और किस कंसेप्ट में कौन कंसेप्ट के क्वेश्चंस हम लोग बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मेनली हर चीज मॉक से ही आपके सारे पॉइंटर्स आपको वहीं से क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चीज पे कहाँ ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है मॉक देने के बाद। मॉक अगर जो भी बच्चा अगर मॉक देता है और उसकी बहुत उतनी अच्छी एनालिसिस करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एक दो मॉक में नहीं नंबर कम आएंगे, लेकिन डेफिनेटली तीसरे चौथे पांचवें मॉक्स में उसके नंबर डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। इसी से रिलेटेड एक चीज मैंने भी देखी है स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उन्हें लगता है कि चलो मॉक हम दे रहे हैं, मॉक देने लगते हैं क्योंकि जैसे आपने भी अभी बोला। बट वो लोग मॉक को कभी भी एनालाइज नहीं करते। वो लोग ये नहीं देखते कि मेरे मॉक में मार्क्स कौन से टॉपिक में कम आ रहे हैं। वो इस चीज का ट्राई नहीं करते कि मैं उसको जरा थोड़ा इम्प्रूव कर लूं। राइट। एक्चुअली मॉक्स देने का भी एक तरीका होता है। हम लोग मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी मैं भी अपने फेज में था तो मैं क्या करता था, तो स्टार्टिंग में मैं एक अपने तरीके से मॉक दे रहा हूँ। लेकिन मॉक का मतलब ही आपको प्रैक्टिस, और अगर आपका सेम पैटर्न से आप किसी एक तरीके से आप पहले कोई चीज, आप जैसे फर्स्ट सपोज रीजनिंग है उसमें आप सिलोगिज्म पहले उठा रहे हो, फिर उसके बाद कोई ब्लड रिलेशन उठा रहे हो, तो आपको एक्चुअली उतने टाइम में वो चीज करनी है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्ट्रेटेजी लगाइए कि आपको पहले क्या करना है, आप किसमें ज्यादा फंस रहे हो, आपको कौन से क्वेश्चंस लास्ट में करने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी से आप मॉक को अलग अलग तरीके से ट्राई करिए, तो आपको पता लग जाएगा आप किस वे में, कौन से वे में आपका मोस्ट एफिशिएंट वे है, किस में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो। तो वही चीज आपको टेस्ट करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मॉक लगा के। तो मॉक्स का मेनली यही है कि वो आपका एक रण क्षेत्र है, उसमें आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको सारी अपनी कलाएं मॉक में दिखानी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सिलेबस जल्दी कंप्लीट करके सीधा मॉक की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। मेनली यही स्टूडेंट्स जहाँ पे चूक करते हैं, तो मॉक थोड़ा कम लगाते हैं, इसीलिए उनका कहीं ना कहीं स्कोर कम आता है। कहीं ना कहीं उनका अगर सिलेक्शन भी अगर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी रहता है तो वो मॉक की कम प्रैक्टिस की वजह से ही रहता है। जैसे एग्जैक्टली। मेरा भी हुआ था, मैंने भी एसबीआई पीओ का एग्जाम मेरा सबसे पहले आ गया था, और मैंने एसबीआई पीओ की प्री तो बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी, बहुत इमीडिएटली। लेकिन मेंस के मैंने बहुत अच्छे से मॉक दे ही नहीं पाए थे, क्योंकि इतना जल्दी उसमें प्री और मेंस में टाइम नहीं रहता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंस में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, बिकॉज एसबीआई का जो मेंस होता है उसका लेवल ही अलग होता है। उसकी मेंस पहले का से लेवल आपको बहुत प्रैक्टिस होता करनी होती है। है। उसमें मैटर ये नहीं करता आपको कितने आपने ज्यादा क्वेश्चन लगाए, वो मैटर उसमें आप कम से कम क्वेश्चन लगाओ, लेकिन एक्यूरेसी में आपकी मैं अब एक्यूरेसी बहुत जरूरी रहती है। हाँ और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मेंस है उसको एक तरीके से प्री का नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन कहा जा सकता है कि प्री में तो आपकी स्पीड उन्होंने देख ली कि आप स्पीड में फास्ट तो कर ले रहे हो। हम्म। लेकिन डेप्थ जो है, डेप्थ जो आपकी चेक होती है वो मेंस आपका में जाके पेशेंस लेवल क्या है, आप किस तरीके से आप सोचते हो, आपका सोचते करते क्या हो। कहते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो चीजें मेंस में सारी चेक हो जाती हैं। क्योंकि मेंस में तो टाइम ही टाइम है क्वेश्चन बनाने का, लेकिन कौन सा बनाए कि आंसर भी सही आ जाए और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो वो जाए आपका लास्ट वही में। चेक करते हैं कि आप क्या डिसीजन आप ले रहे हो, आप उस डिसीजन में आपको आप आंसर निकाल पा रहे हो, क्योंकि मेंस का एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि मेंस में इतना इजी सवाल नहीं देते हैं। मेंस में थोड़ा लेवल हाई करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे
कैंडिडेट का एक पेशेंस लेवल और डेप्थ चेक कर पाए। अच्छा, जैसे जब प्रीलिम्स देने जाते हैं तो ऐसे लगता है एक ही घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स के बस माइंड में दग दग होने लगता है पेपर स्टार्ट होने से पहले, ऐसे हुआ था आपको? बिल्कुल बिल्कुल हुआ था स्टार्टिंग के। एक्चुअली मैंने जब तैयारी चालू करने हम्म। स्टार्ट करी ही थी, तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आ गया था। तो एकदम, अब बिल्कुल तब तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में ही मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था। बट क्योंकि अब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, मौके ही देखे नहीं गए तो उतना ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं एकदम, जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं, जब आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आपने प्रॉपर मॉक नहीं दिए होते हैं, तो वो इंटरनली आपको पता होता है, इसलिए वो धक धक पहले ही चालू हो जाती नर्वस है। होने लग जाते हो आप? हालांकि हालांकि जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस से देते हैं, तो उतनी वो धक धक आप अपनी कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि बिल्कुल। एग्जाम हॉल में तो धक धक तो होना इतना मतलब स्वाभाविक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम लोग कैसे डील करते हैं उसके साथ कैसे हम लोग पूरा एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, वो चीज मायने रखती है। और मैंने भी मोस्टली यही किया हुआ था। मेरे को जब मेरे को आइडिया लग जाता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बनाते जाते हैं, वैसे वैसे और कॉन्फिडेंस जाता है। हम्म। मेरे को ये पता रहता था कि वो तैयारी जैसी भी हुई है वो हो गई। लेकिन अभी ये एक घंटा जो है, इसी में मायने रखता है, इसमें हम जितना अपना बेटर टू बेटर परफॉर्म कर पाए, वो परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। तो मैंने हर बार जब भी मैं एग्जाम में बैठता था, तो मैं तैयारी, कुछ कुछ टॉपिक्स छूट भी गए हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था, कि हाँ इग्नोर कर देता था, क्योंकि वो एक दो क्वेश्चंस, एक दो टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट मेरा पूरा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो इसलिए मैं कोशिश करता था कि जो भी एग्जाम दूं उसमें बेटर परफॉर्म करूं, जितना मैक्सिमम स्ट्रेटेजी हमेशा रहती थी। एग्जैक्टली exactly। और प्री में मैंने देखा है कि आप कौन से क्वेश्चंस स्किप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको बहुत मायने क्वेश्चन को रखता है। पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए ये मुझे नहीं करना है, इसमें मैं अगर मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल। चला गया तो मैं बस फंस जाऊंगा, दो तीन मेरा टाइम क्वेश्चन बर्बाद मेरे हो इसमें चले जाएगा। जाएंगे, हाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसा भी होता है प्री में, हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डुएबल भी होते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। तो हम एग्जैक्ट। लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को डिसाइड करना होता है, उसको हमको बाद में करना है। हम हम्म। लोगों को जो स्कोरिंग स्कोरिंग पार्ट होता है प्री में, वो सबसे पहले करना होता है। यही एक बेसिक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं प्री में ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी है, बस यही है कि आपको जो डुएबल पार्ट है वो सबसे पहले करना है। जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है या फिर कोई डिफिकल्ट पार्ट है, हम लोगों को वहाँ पे रिस्क नहीं लेना है उस पे। वहाँ पे हम लोगों को अपनी कलाकारी नहीं दिखानी होती कि भाई उस क्वेश्चन को वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो उसमें फिर अगर उसमें फंस जाते हैं, तो फिर जैसे कोई भी पजल हुई या फिर कुछ भी ऐसे जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसमें बाद में उसको ट्राई करो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। तो आपके कोई ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको मतलब जो आपके स्ट्रांग ना रहे हो फिर भी आपने एग्जाम दिया क्लियर भी हुआ, कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको डर लगता हो जिनसे? हाँ, मैं क्वांट में, मेरे को अर्थमेटिक के कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को हमेशा फंसाते हैं। मोस्टली उसमें कहीं ना कहीं एक अपना ये पाइप एंड सिस्टम्स के कुछ सवाल आते थे, तो उसमें कब मतलब अगर उसमें सिंपल वाले आते थे तो वो मेरे से हो जाते थे, उसमें अगर थोड़ा सा घुमाते थे तो कहीं ना कहीं मेरे को उसमें टाइम लग जाता था, वो चीज मुझे को इतना इजिली ग्रेस्प नहीं होती थी। तो इससे मैं बेटर चूज करता था कि मैं इसको बाद में करूंगा, और उससे पहले मैं और सारे क्वेश्चंस कर लूँ जो मेरे इजिली डुएबल रहते थे। चलो, जो तो लोग मतलब इसलिए अभी देख रहे हैं वीडियो उनके लिए भी लर्निंग पॉइंट है कि आपके अगर कोई टॉपिक ऐसे भी हो जिनसे डर लग रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते हो, आप तब भी आईबीपीएस पीओ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अभी बिल्कुल बचा भी एक ही बिल्कुल। महीना है, एक ही मंथ बचा हुआ है अभी आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स आने में। तो इस समय एक आईबीपीएस पीओ से आप लोग बात कर रहे हो, दो आईबीपीएस पीओ से बात कर रहे हो, मैंने भी आईबीपीएस पीओ क्लियर करा है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो हम्म। बेसिकली यही है कि आपको अपनी वीकनेसेस के पार कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करो, क्वेश्चंस स्किप करो, है ना? यही हमने देखा कि सही बिल्कुल। क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर जाओगे प्रीलिम्स में। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी एग्जाम में स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी से चलना है। हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बिल्कुल। क्योंकि उसको अपने वीकनेसेस और उसके अपने स्ट्रेंथ उसको अपने खुद के पता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है लड़के कैंडिडेट सर्च करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है। तो आपको ना यूट्यूब ना कोई पर्टिकुलर कोई आपको एजुकेटर बहुत अच्छे से नहीं सिखा सकता, आपको खुद ही देखना है, खुद ही मॉक लगाना है, खुद ही एनालाइज करना है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपको कैसे कौन सी चीज कैसे आगे रखनी है, कौन सी चीज पीछे रखनी है। वो चीज आप खुद ही जब मॉक देंगे तो आपको परफॉर्मेंस से आपको समझ में आएगा एनालिसिस हर करने के बाद। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। तो अगर मैं एक बिल्कुल। स्ट्रेटेजी, मैं भी अपने चैनल पे अगर स्ट्रेटेजी देता हूँ तो मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि
हो सकता है ये स्ट्रेटजी आपके लिए ना भी वर्क करे, क्योंकि मैं एक बिल्कुल। बेसिक स्ट्रेटजी, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेंथ है, हम्म। क्या वीकनेस है, उसको तो आपको खुद ही इंप्रूव करना बिल्कुल। पड़ेगा। आप अब जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, वो दूसरी की स्ट्रेटेजी से एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप कहो कि पूरा पूरा एज इट इज कोई इम्प्लीमेंट कर ले। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, जरूरी भी नहीं है ऐसा कि पॉसिबल हो पाए, क्योंकि हम्म सबका एक अलग अपना रहता है, सबकी एक अलग स्ट्रेंथ, सबका एक अलग रहता है कि किस कोई कुछ तरीके के, कोई क्वांट में स्ट्रांग है, कोई रीजनिंग में स्ट्रांग है, कोई इंग्लिश में स्ट्रांग है। तो हम्म। सबके अपने अपने अलग पॉइंट्स होते हैं इस वजह से। वैसे अब तो काफी अपॉर्चुनिटीज भी हो गई हैं, अब लोग खुद टॉपर्स से बात करके मतलब उन्हें एक थोड़ा इंसाइट मिल जाता है, जो हो सकता है हमारे टाइम पे मिसिंग था, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब ये चीजें नहीं होती नहीं। थी कि किसी बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल। किसी टॉपर से बात हो जाए। तब बस यही होता था, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हम्म। यही यही था, अपने आप ही की तैयारी करते तब थे। जब हम लोग जब यूट्यूब रिसोर्सेज सर्च करते थे लिमिटेड तो थे। कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जब अपने टाइम का मुझे ध्यान है तो मैं सर्च करता था, तो कुछ ना कुछ एक दो लोग जो बड़ी बड़ी जैसे कोई भी एजुकेटर्स हैं, वो बस एक कोई उन्होंने अपना प्लान करके किसी का एक इंटरव्यू करा दिया, तो उसमें बस वो हम लोग आइडियल आइडियल चीजें सुनते रहते हैं, उसको लेके हम लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, मोटिवेट हो कहीं ना जाते हैं। कहीं कि अरे वो बंदा उसने ऐसे किया वैसे किया, तो हम लोग वो अपने से रिलेट नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से अब तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हो गए हैं, अब तो आपको रियल लाइफ में, जैसे अभी मैं एक नॉर्मल सा एवरेज स्टूडेंट था, और नॉर्मली एवरेज मैंने बीटेक करी, उसके बाद जस्ट एक प्राइवेट जॉब करके छोड़ के मैं इसमें बीटेक में वो मैंने यहाँ पे आईबीपीएस पीओ क्लियर कर लिया। हम्म। तो एक मैं भी एक बहुत रियल एग्जाम्पल हूँ कि मैंने एक नॉर्मली सबसे 5 से लगभग 6 महीने सिंपल सी तैयारी करके एग्जाम क्रैक किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें तो, आप लोगों को भी, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, वो भी ये चीज श्योर हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल चाहिए, आपको इतना चाहिए। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और आप अपने मॉक लगाओ, आप अपनी तैयारी एक एज तक फिनिशिंग करो, तो आप एग्जाम में बैठने के लिए, एकदम परफॉर्मेंस देने के लिए एकदम रेडी हो जाओ। बिल्कुल, तो क्योंकि आपका मैंने एग्जाम खुद डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी काफी सिमिलर है, मैंने खुद बीटेक करा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम दोनों ने करी है। ठीक है, तो वही हम्म है, मैं भी पहले प्राइवेट सेक्टर में गया, बट वही है, फिर हमें लगा कि हाँ नहीं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। ऐसा कुछ हमने ऐसा नहीं करा जो टॉपर्स एकदम आइडियल एक सिचुएशन होती है वैसी हमारी नहीं थी। हम लोग कोई हम्म बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे कोई बहुत ज़्यादा फैमिली में बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम्म। एक ये था कि हाँ कर लेंगे, और मतलब अपने माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करा, तभी आज यहाँ जाके पहुंच गए। एक्चुअली आज के टाइम पे इतना, जैसे आज के टाइम पे भी जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपटीशन तो ऑफ कोर्स डे बाई डे, ईयर बाई ईयर बढ़ ही रहा है। बट आप लोग ये भी समझिए, कंपटीशन अगर देखा जाए, अगर आप पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, तो उतना भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप लोग ये भी नोटिस करो कि साथ ही साथ में डिस्ट्रैक्शंस भी कितने हैं, बहुत क्योंकि ज्यादा। आजकल इतने सारे मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, बच्चे रील देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप लोग, अगर आपने उस टाइम अगर फोकस कर लिया, तो आप बहुत ज्यादा रेस में आगे हो जाओगे। बैंकिंग एग्जाम में हर ईयर वैकेंसीज निकलती हैं, हर ईयर जो एक सिलेक्टेड, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है वो निकलते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वैकेंसीज के लिए एक वॉइड क्रिएट हो ही जाता है। तो जो बच्चों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, उनके लिए हमेशा स्पेस रहता है। तो बिल्कुल कंपटीशन से बिल्कुल नहीं घबराना है किसी को भी। यही यही थिंकिंग मेरी भी रहती थी जब मैं तैयारी करता था, मेरे को लगता था कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, और जैसे आप और कोई एग्जाम कंपेयर कर लो जहाँ पे टू डिजिट में, 3 डिजिट में वैकेंसीज आती हैं, उसके कंपैरिजन वैकेंसीज बैंक में बहुत अच्छी आती हैं, और हर हम्म। साल रिवाइज होती हैं। तो एक ये भी फैक्टर है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस की आपने बात उठाई दी है अंशुल जी, तो डिस्ट्रैक्शन का थोड़ा बताइए कि आपने कैसे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करा, मतलब आपके टाइम पे क्या डिस्ट्रैक्शंस थे और कैसे ओवरकम करा आपने। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत थे, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, घर पे तैयारी कर रहा था, घर में बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी, अब गैदरिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होने से। और तो मैं मोस्टली कहीं ना कहीं, अब मैंने जो भी मल्टीपल सोर्सेज से मैं पढ़ाई कर रहा था, कहीं ना कहीं यूट्यूब से और अदर सोर्सेज से जो भी मैं पढ़ रहा था, अलग अलग चीजें, तो मैं वहां पे कहीं ना कहीं मैंने एक अपना डिसिप्लिन बनाया हुआ था। मैं मेरे को वही चीज करने में अच्छा लग रहा था, जैसे मॉर्निंग में मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मेरे को वहां से कहीं ना कहीं एक न्यूज पढ़ने की एक आदत लग गई थी कि आज क्या, आज एडिटोरियल में क्या निकला होगा। तो कहीं ना कहीं आपको आदत जब लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं एक जगह बिजी हो जाते हो, तो आप उससे खुद डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो पढ़ाई से, आपको दूसरा डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेनली कहीं ना कहीं जब
आप जब आप एडुकेटर से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उससे आप कनेक्टेड फील करते हो, तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहते हो, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको, और हालांकि खुद पे सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए ही रहता है, पर हम्म। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं तो, पर इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग वापस फिर से आ सकते हैं। तो एक दो दिन बेसिकली बहुत बार क्या बाउंस होता बैक है करना ऐसे। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बाउंस बहुत बैक जरूरी करना है। बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं होता आइडेंटिफाई था करना मैं। पड़ता है कि मतलब कहाँ पे मैं एक दिन चलो मेरा निकल गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से हम्म। वापस, मान लो किसी दिन शादी में जाना पड़ गया या कोई फैमिली बिल्कुल। फंक्शन हो गया, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज चलती रहती है अरे कि मेरे ये चीज वो छूट तो रही है। तो वो वो तो आपको कंट्रोल कर दुख ही होता लेते, है। तो उसके साथ तो ये भी है, बहुत बार कभी कभार कोई मेरी आपके फेवरेट वेब सीरीज आई है वो देख ली, तो उसमें एक आध दिन बिल्कुल मतलब थोड़ा बिल्कुल। वेस्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा अपना माइंड भी चिल रखना है, आप बाउंस बैक करके अपना पूरा तैयारी चालू कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें थोड़ा हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल आपने बने अगर रहना है। गिव अप नहीं करना है, मेनली ये है हाँ। कि गिव अप नहीं करना है। बस छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन अगर आ भी जाए तो इजिली आप बहुत जल्दी आप उसको बाउंस बैक होके आ जाओ, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिले कर दो। तो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, वो डिसिप्लिन आपको खींच के लाता है अपना, जो भी आपका गोल है उससे स्टिक रहने के लिए। क्योंकि मैं भी बहुत सारे तो एस्पिरेंट्स को ना गाइड करता रहता हूँ, तो मैं भी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आजकल स्टूडेंट्स को जो बैंक की हम्म, तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा भी अच्छा हम्म, रिवीजन हो जा रहा है उससे, जो मैंने भी पहले पढ़ी थी चीज़ें, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हम्म, हुए। बट स्टूडेंट मुझे आके बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है लाइफ में। तो मैंने कहा ठीक है, डिस्ट्रैक्शन तो होगा, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम उसको भी दे दो। अगर आप बिल्कुल ही उसको एकदम बंद करके रख बैठ जाओगे कि मुझे कुछ भी चीज़ नहीं देखनी है, कोई वेब सीरीज नहीं, कुछ नहीं, तो उससे भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बिल्डअप होती रहेंगी चीज़ें, एंड आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा सा अगर आप मान लो आधा घंटा भी दे रहे हो अपनी हॉबी को या किसी चीज़ को, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बैंकिंग में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है सर कि हम लोगों को पूरा पूरा दिन बिल्कुल एकदम आठ आठ बिल्कुल। घंटे 9 9 10 10 घंटे पढ़ना पड़े। आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं मॉर्निंग में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो उससे मैंने उसमें जो वर्ड्स रहते थे आप वो मैं कितने देख घंटे लेता था, पढ़ते थे? क्योंकि मैंने कभी ऐसे घंटे नोटिंग नहीं की, बस मेरा ये मतलब प्लान रहता था, मैं अपने घंटे कभी नहीं काउंट करे मैंने, मैं रियल में बता रहा हूँ, बट मैंने अपना एक प्लान बनाया हुआ था कि मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर देखूंगा, फिर मैं अपना इंग्लिश का कुछ ना कुछ एक दो इंग्लिश के प्रैक्टिस करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस की पैराग्राफ रीडिंग करूंगा, और उनको कहीं ना कहीं स्किमिंग करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैंने सब्जेक्ट वाइज टाइम दे रखे थे, तो अब वो तो कितने आपने घंटे हो अपनी जाते हैं स्ट्रेटेजी वो बना मेरे रखी माइंड थी, में आते ही नहीं था। एक बिल्कुल अपनी बिल्कुल। स्ट्रेटेजी बनाई थी। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं सुबह उठ के पहले ना एक हम्म। शेड्यूल सेट कर लेता था, 4 या 5 टास्क लिख लेता था अपनी नोटबुक में कि ये चीजें मुझे आज कर लेनी हम्म। है, और फिर मैं टिक करता जाता था उन्हें। तो उससे एक थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है कि मैंने चलो इतनी चीजें आज अचीव करी, थोड़ा प्राउड भी फील होता है, डेली बेसिस पे छोटे छोटे गोल्स टारगेट्स अचीव होते रहते हैं। तो वही है कि जब हम लोग जैसे पढ़ने बैठते थे, जब मैं पढ़ने बैठता था तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने एक इंग्लिश में एक कोई सवाल, अगर उसमें कुछ एक पैराग्राफ लगाया, उसमें मुझे अच्छा लगा, उसमें मैंने अच्छे सॉल्व हुए, तो कहीं ना कहीं फिर से मुझे एक दूसरा सवाल वहीं से लगाने का पूरा आइडिया आता था कि अब लगा, तो इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन आता ही नहीं है ना। तो हम्म मैं कभी घंटे काउंट ही नहीं किए उसमें, तो इसलिए मैं पूरा फिर मैंने मैथ्स में उठाया, तो फिर जब आप कहीं ना कहीं फंसते हो तो आप अंदर से ट्रिगर होते हो कि इसको तो क्लियर करना है। हम्म। जब आपसे बिल्कुल। कोई क्वेश्चन नहीं लगा, कोई कंसेप्ट आपको, आपने कोई क्वेश्चन उठाया और वो नहीं लगा, तो फिर आप जाते हो कंसेप्ट उठाते हो, तो वो आपका इतना स्टडी टाइम हो ही जाता है आपको क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको कभी ये घंटे आवर्स काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते ही रहते हैं। आप तो वो हैबिट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बना लेना चाहिए हर एक कैंडिडेट को, तो शायद मुझे नहीं लगता कोई कोई एक आवर्स काउंट करने की उनको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो प्रिपरेशन से रिलेटेड काफी बात कर ली हमने। आई होप कि हम्म। मतलब जो लोग देख रहे होंगे जो आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स जो बैंक में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा एंड कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। क्योंकि जब दो एस्पिरेंट्स जो अब टॉपर्स बन चुके हैं, जिन्होंने क्लियर कर रखा है, वो लोग बात करते हैं, तो काफी ज्यादा नई इंसाइट्स निकल के आती हैं जो आपको ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं मिलती। बच्चे जो एस्पिरेंट्स बात करते हैं और जब सेलेक्टेड लोग बात करते हैं, तो कुछ अलग चीजें होती हैं बात करने की, क्योंकि हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं ऑलरेडी। तो इसके अलावा अब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मैंने देखा है यूट्यूब पे आजकल फैल रही है। बहुत से ऐसे एक्स बैंकर्स हैं जो थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उससे एस्पिरेंट्स डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मतलब आपको क्या बैंक ज्वाइन करने के बाद पॉजिटिव चीज़ें लगी बैंक के बारे में, एंड कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई, थोड़ा सा उसके बारे में। अम, मुझे सबसे पहले मेरा बैंक ज्वाइन करने से पहले मेरा यही था कि मेरे को फाइनेंशियली सिक्योर होना है, मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंसी चाहिए, एंड मेरे को अपने लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए एक करियर चाहिए, जॉब चाहिए, जो जिस चीज़ के लिए मैंने जॉब बैंकिंग में ज्वाइन करी, एंड आफ्टर दैट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अचीव हुई हैं।
अब रही बात नेगेटिविटी की, और जो लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी चीजें, तो कोई भी जॉब आपको इतना फ्री उसमें नहीं प्रोवाइड होती है। हर चीज हर जगह थोड़ा सा प्रेशर और कहीं ना कहीं वर्क होते हैं, वो आपको मैनेज करने ही होते हैं। तो वो चीज, वो कैलिबर ऑफिसर्स की इतनी तैयारी करने के बाद उनका एग्जाम, वो कैलिबर उनके अंदर होता है कि वो चीज मैनेज कर लेते हैं, तभी वो एग्जाम क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कैलिबर है, इसी वजह से वो चीज, वो ड्यूटीज परफॉर्म कर पा रहे हैं, और वो अपनी सारी, तो जो नेगेटिविटी है वो इस चीज को लेके है कि हाँ वर्कलोड है, प्रेशर है। तो ऑफ कोर्स बैंकिंग एक पब्लिक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट पब्लिक से डील करना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट हम लोग उस चीज के लिए ट्रेंड भी होते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोगों के लिए वो चीजें डे टू डे वाली चीजें हो जाती हैं। तो हालांकि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बहुत अच्छे से डील कर रहा हूँ वो सारी चीजें, और मुझे नहीं लगता अभी तक मेरे को ऐसा कोई, मेरे सारे कॉलीग्स में भी ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है। बाकी बस एक दो कुछ ना कुछ ऐसा चीजें रहती हैं, तो उससे लोग पूरा जज कर लेते हैं पूरा एक सेक्टर को, तो वो चीज सही नहीं है। और मुझे तो काफी ऑप्टिमिस्टिक लगता है यहाँ पे करियर, और मैं अभी जैसे कर रहा हूँ, मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं अभी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं अभी धीमे धीमे अपनी बैंकिंग के साथ साथ अपना कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से, फैमिली को भी मैं बहुत अच्छे से उनको सिक्योर प्रोवाइड करा रहा हूँ, और खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी वेल ग्रो कर रहा हूँ। तो ये चीजें मैटर करती हैं एट द एंड जॉब के लिए आपको। तो मेनली आपको यही है कि आप एक पहले अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और अपनी जो भी अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब जरूरी है। तो फिर ये तो अच्छी बात आपने बताई, और काफ़ी एस्पिरेंट्स इससे रिलेट भी करेंगे, क्योंकि सबकी सिचुएशन मोस्टली एस्पिरेंट्स की सेम ही होती है। एंड फाइनली अगर हम बात करें, हमने इस सेशन के एंड तक हम लोग आ गए हैं, तो अंशुल यादव आईबीपीएस पीओ की जो एक एस्पिरेंट है अभी, उसको मतलब क्या एक आप फाइनल टिप देना चाहोगे जो उसको उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करे? एक माइंडसेट से रिलेटेड क्या माइंडसेट उसको रखना चाहिए? बेसिक माइंडसेट सर यही बोलूंगा मैं कि देखिए, मैं भी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, आप भी अगर कोई भी कैंडिडेट देखते हो वो भी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है। मैंने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं थोड़े थोड़ा टाइम तक डेडिकेटेड रहा हूँ कुछ चीज़ों को लेके, और वो मैंने उस टाइम परफॉर्म करी एकदम परसिवेरेंस के साथ, तो वो चीज़ एकदम आउटकम भी आया उसका। तो नॉर्मल ही लोग क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉपर्स चाहिए रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क इतना ज़्यादा, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, लोग इसको बहुत ज्यादा हाइप बना रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मल लोग ही क्लियर कर रहे हैं ये चीज भी। आप अगर मेरे साइड में देखिए, आपके कलीग्स क्लियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जान पहचान में लोग क्लियर कर रहे हैं। तो वो इसीलिए है, इसलिए मुझे नहीं लगता लोग पहले से माइंड माइंड में बहुत ज्यादा हाइप बना लेते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस पे उतना इफेक्ट होता है। तो यही है कि जैसे मैंने नॉर्मली करा हुआ है, लगभग 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई असिस्टेंट प्री क्वालिफाई किया है, एसबीआई पीओ मेंस तक मैंने क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस पीओ आईपीपीएस क्लर्क पूरा क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने किया हुआ है ये सारी चीजें, तो मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी सिचुएशन पता है, मैं भी एक नॉर्मल सा एवरेज स्टूडेंट ही था अपने टाइम पे, और आज मैं काफी वेल लाइफ में सेटल्ड हूँ, और अच्छे से मैं चीजें अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए भी। तो आई होप कि एस्पिरेंट्स को इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपकी जो एक स्टोरी है लाइफ की, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, एंड बहुत से स्टूडेंट्स इससे रिलेट भी कर पाएंगे जो अभी आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर के किसी भी एग्जाम में जाना चाहते हैं। तो उन्हें आई थिंक आज कुछ सीखने को मिला होगा नया। तो अंशुल, बिल्कुल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा लगा बिल्कुल अपने दोस्त से ही बात कर रहा हूँ मैं, पुराने कॉलेज के। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और सारे अपने जितने भी कॉलीग्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी, उनसे भी बात, उनको भी मेरा मैसेज पहुंचा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से डेडिकेटली तैयारी करिए, और डेफिनेटली आप लोग भी जरूर सिलेक्टेड होंगे। ठीक है अंशुल जी। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंकिंग ओके, जर्नी। ओके। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।